हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जो सीरीज़ चल रही थी उसका आज जो है नवा पार्ट है और हम लोग उसको ऐसे ही कंटिन्यू चला रहे हैं। तो आप लोग इसको देखिए और बाकी भाई चीज़ें अभी तो फिज़िक्स ही चल रही है, लेकिन हम लोग आगे जाके फिज़िक्स के अलावा मैं क्या नाम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट प्लस कंप्यूटर सब कुछ कराएंगे। ज़रूरी अभी मेन चीज़ ये है कि हम लोगों को क्लास डेली करनी है, क्योंकि देखिए एनटीपीसी सॉरी एएलपी की वैकेंसी हो ही चुकी हैं और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी के लिए उन्होंने शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें इस बार फर्स्ट टाइम जो है उन लोगों ने एक लेवल 5 की वैकेंसी को जोड़ा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम आई है जिसमें इस बार बीएससी में फिजिक्स होना कंपलसरी है, जिसके भी पास फिजिक्स में बीएससी में फिजिक्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा या इस तरीके के सब्जेक्ट हैं कुछ ठीक है, तो वो दिए हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में वो होते हैं तो आप जो है उस पोस्ट के लिए डायरेक्टली एलिजिबल होंगे। वो आपको प्रमोशन से मिलती थी, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम जो है 1100 पोस्ट उसकी आएंगी। ठीक है, बाकी 7900 जो पोस्ट हैं वो आपकी सिग्नल मेंटेनर की पोस्ट होंगी। तो वो लेवल 2 की पोस्ट होती हैं, उसमें 19,900 से स्टार्टिंग दिखा रहा है। तो और दूसरी जो पोस्ट है लेवल 5 की, उसमें 26,000 से स्टार्टिंग है। तो इस तरीके से आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे और उसका सिलेबस तो आपको पता ही है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस प्लस जीके जीएस होती है। ठीक है, तो उसमें पेपर का लेवल जो होता है वो लगभग जो क्वेश्चंस मैं आपको साइंस के करा रहा हूँ ऐसा ही लेवल आता है। तो आप लोग उसको फोकस कीजिए, जल्दी से उसको कंप्लीट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस साइंस के क्वेश्चन से। चलो, तो देखो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या समान है। देखो भाई क्या समान है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। तो देखो यहाँ पे हर चीज़ में चलना दिखाई दे रहा है, यानी कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं गति हो रही है। वो किसी भी तरीके से हो गति हो रही है, तो इसका मतलब सभी जगह पे गतिज ऊर्जा है वो तो है ही है। तो हमको ऑप्शन देखने हैं नीचे क्या क्या है। पहला लिखा है गतिज ऊर्जा, अति तीव्र गति, गुरुत्वीय खिंचाव और घर्षण बल। तो सीधी सिंपल सी बात होगी कि आपके सामने गतिज ऊर्जा तो है ही उसमें, उसने जो बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। ठीक है, अब द्रव्यमान उसने 3m दे रखा है, तो m की जगह पे 3m लिखना है और g तो आपको h ऊंचाई है, तो g तो आपको पता ही है कि g आप g ही रखिए और ऊंचाई h है, तो क्या हो जाएगा 3mgh इसका आंसर हो जाएगा और ये आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं वो मैंने बता दिए। देखिए क्वेश्चन सरल होते हैं, बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर देखो क्या हो जाएगा, यदि एक बंदूक की गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जितनी भाई जो बंदूक जब चलाई जाती है तो याद रखना हमेशा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, जहाँ पे न्यूटन का थर्ड जो लॉ है वो फॉलो करता है कि एक वस्तु जब आगे के लिए जाएगी तो वो पीछे धक्का देगी। लेकिन क्या होगा, अगर वो जितनी तेज़ गोली निकली है अगर बंदूक भी उतनी ही तेज़ पीछे हो जाए तो लोगों का कंधा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, अलग हो सकता है। तो क्या होता है, गोली तो ज़्यादा तेज़ निकलती है लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उतनी तेज़ नहीं होती है, वो धीमी होती है। तो कह सकते हैं कि गोली जो है, गोली से कम उसमें ऊर्जा होगी। 404, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और जी बराबर आपको इतना दे रखा है, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो mgh स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, m आपको 0.5 दे रखा है और g आपको दे रखा है 10 और बाकी कितना दे रखा है, h कितनी दे रखी है 100। तो बस 10 की गुणा 0.5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की गुणा 100 से करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 जूल आपका आंसर बन जाएगा। चलो 405 नंबर, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। अब देखो उसने क्या आता है, ऊंचाई पे है तो सिंपल से वस्तु तो इधर उधर तो गई नहीं है, वस्तु तो आपकी क्या है, जगह पे ही है, बस वो ऊपर गई है। तो ऊपर जाने में क्या लगेगा, स्थितिज ऊर्जा, तो mgh लग जाएगा, जहाँ पे m कितना आ जाएगा 11, g कितना हो जाएगा 9.8 और 8h ऊंचाई हो जाएगी। तो 11 × 88 और 98 की गुणा 88 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 8 = 64, 6 आपको यहाँ से दिख रहा होगा 8 × 8 = 64। तो सबसे लास्ट में कितना आया है 4, और यहाँ पे कहीं पे भी किसी में भी 4 आया है नहीं, एक में आया है, वही आपका आंसर हो जाएगा।
फिर 15 kg के वस्तु जब भूमि से m ऊंचाई पर, फिर वही mgh लगा देना है, तो mgh लगा देंगे। कितना हो जाएगा 15 × 5 × 98, तो 15 × 5 = 75, 98 की गुणा 75 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, यानी कि लास्ट में 0 आ जाएगा। तो 0 किस में दे रखा है, 1 में दे रखा है, वही आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन यार एक चीज़ ये भी है कि यहाँ सिर्फ 0 से तो नहीं बन सकता। 8 × 5 = 40, 4 × 9 = 45, 4 9 × 5 = 45 और 4 × 49 और 9 × 8 75 था ना, 7 × 8 = 56, 5 और 7 × 9 = 63 और 5 = 68। कितना बन जाएगा ये 0, 8 9 17 के साथ हासिल लगा 1, नहीं 9 6 15 हो जाएगा, 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13 3 हासिल लगा 1, 7 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 735 आ जाएगा। चलो यहाँ पे 735 आंसर आएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 735 जूल के 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको 735 जूल के 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी 735 जूल है और ये भी 735 जूल है और ये 735, तो दोनों में से आप कोई भी आंसर लगा लीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा, 735 ही इसका आंसर आएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिखा हुआ भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg के द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें जब हमको इतना दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताना कि इसका कितना आएगा। इसमें स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगेगा और स्थितिज ऊर्जा से आप कैलकुलेशन करके इसको आंसर को आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे। बताते तो है नहीं, बस खाली मैं भी छोड़ देता हूँ, बताता तो कोई है नहीं। कमेंट में आंसर बताओ। कुछ बच्चे हैं होशियार हैं, समझदार हैं, जिनको पता है पढ़ाई की वैल्यू, वो बता देते हैं, और कुछ तो भाई इतने महान हैं कि जिनसे क्वेश्चन आप पूछते रहेंगे उनको जवाब नहीं देना है तो वो जवाब नहीं देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 408, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और वह भूमि की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची है। उसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 वस्तु पर 1/4 पर वस्तु की होगी, उसकी क्या होगी ये पूछा जा रहा है। कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा। देखो कोई भी वस्तु जब अगर ऊपर की h ऊंचाई तक फेंकी जाती है तो जो h का 1/4 भाग होगा, जैसे मान लो ये पूरी h ऊंचाई है तो 1 2 3 4 पार्ट हो गए, तो 1/4 का मतलब यहाँ पे जब वस्तु होगी, जब वस्तु यहाँ पे होगी तो क्या होगा, उसने पूछा है कि तो वस्तु में होगी क्या होगी, तब यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा तो बिल्कुल ना के बराबर होगी, यानी कि बहुत कम होगी, और उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा अब ज़्यादा इसलिए भी होगी क्योंकि अभी वस्तु को काफ़ी ऊपर तक जाना है। स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh इसका फार्मूला होता है, और ये लीजिए आपका आंसर हो गया। 410, किस सही विकल्प पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलो भाई देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, तो उसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा वो कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यानी कि कम और बढ़ना, ये ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा तो ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में, यानी कि पहले स्थितिज ऊर्जा घटती है, घटती चली जाएगी और एक बार स्थितिज ऊर्जा की कंडीशन ये आ जाएगी कि वो 0 हो जाएगी और वस्तु क्या हो जाएगी, गतिमान अवस्था में हो जाएगी। 11 नंबर क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। अच्छा देखो, तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। जब उसने कहा है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा एक समय पे उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और घटने की बात करता है तो स्थितिज ऊर्जा एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल 0 हो जाती है। चलो 412, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो अगर आप
ये क्वेश्चन जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बुलेट दागी गई है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा, क्योंकि बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होगी बंदूक की तुलना में कम होगी, अगणनीय होगी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी, बंदूक के बराबर होगी। देखो वो बंदूक से तो ज़्यादा होगी ही होगी, क्यों? क्योंकि वो बंदूक, गोली तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन बंदूक हमारी थोड़ा सा झटका देके रुक जाती है। तो बंदूक में तो गतिज ऊर्जा उतनी नहीं होती जितनी गोली में होती है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 413 नंबर क्या लिखा हुआ है? 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है, या देखे यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन ना हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन मीटर है, न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग में दबता है, स्प्रिंग से दबता है, कितने मीटर से दबेगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। देखो 2 kg, तो ये आपको क्या बन जाएगा? तो ये आपका द्रव्यमान बन जाएगा। 4 मीटर पर सेकंड की गति से समानांतर सतह पर चल रहा है, तो जो 4 मीटर पर सेकंड से है तो ये आपका v बन जाएगा, यानी कि वेग बन जाएगा। और जो 1000 न्यूटन अपॉन मीटर दे रखा है ये आपका स्थिरांक बन जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग स्थिरांक, जिसको हम लोग k लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा? ये k बन जाएगा। अब आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², लेकिन यहाँ पे ये जो हाफ mv² है, एक चीज़, हाँ एक चीज़ आपने नहीं देखी ली होगी कि स्प्रिंग का दबा हुआ भाग कितना होगा। वो तो हमको पता भी नहीं है, वही तो निकालना है। जब हमको स्प्रिंग का दबा हुआ भाग नहीं पता है तो उसी को क्या लिखेंगे कि दबा हुआ भाग बराबर x हो जाएगा। तो बस अब ये जो गतिज ऊर्जा जो जितनी होगी उतना ही तो भाग वो दबेगा, तो यानी कि उतना ही स्थिरांक x के क्या हो जाएगा? बराबर पहुंच जाएगा। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आप सबकी वैल्यू रख देंगे, हाफ से हाफ काट देंगे। m की वैल्यू कितनी है? 2, v की वैल्यू कितनी है? 4, तो यानी कि 4 चक्कू 16 बराबर k की वैल्यू कितनी है? 10,000 और गुणे x²। तो आप यहाँ से 16 दूनी 32 ऐसे करें और बटे में 10,000 रखें, बराबर क्या होगा? x² हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से काट देंगे, 4 8 32, 4 से ये 25 बार चला जाएगा, 100, 2 0 और 4 चक्कू 16 नहीं, 4 दूना 8, 4 छंग 24, बचेगा 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 25, तो यानी कि 625 बटे 2 बचा। 625 बटे 2, तो अगर हम इसको 2, तो हमारा कितना बच रहा है? 2 बटे 625। 625 से आप इसको भाग दे देंगे सीधा सीधा, या 25 25 सही है, और अंडर रूट टू की वैल्यू होती है, एक अंडर रूट 2 ही बचेगा ऊपर, अंडर रूट 2 बचाएगा, ऐसे रुकिए ऐसा कर लेते हैं, ये अंडर रूट 2 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा? 25 बराबर x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना था, अब अंडर रूट 2 की वैल्यू चाहो तो आप निकाल लो, या मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब हम लोग 25 से अंडर रूट 2 की वैल्यू को भाग देंगे तो वैल्यू आती है 0.056 आ जाएगी, ये मीटर में आ जाएगी। और जब हम लोग इसको बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो सीधी सिंपल सी बात है, कोई मीटर अगर कोई वैल्यू मीटर में दे रखी है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर कह लीजिए, 5.6 सेंटीमीटर लगभग में। बस वही हमको यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर में दे रखा है लगभग में, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? अच्छा, तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा को कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें रसायन का कोई काम ही नहीं हुआ। साइकिल चला रहे हैं तो ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तो दोनों होंगी ही होंगी। चलो अब यहाँ से हमारा मास स्टार्ट हो रहा है, यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, जिसको हम लोग m से दिखाते हैं। तो उनके आंसर्स देने हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो सिंपल सी बात, हमारा किसी भी स्थान को बदल दें, चाहे आप उसकी हाइट बढ़ाएं चाहे कम करें, और चाहे आप जो है उसकी दूरी को कम करें या बढ़ाएं, लेकिन हमारे द्रव्यमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बदल जाती हैं, लेकिन द्रव्यमान हमारा वही रहता है।
चलो 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? अच्छा, गति, समय, द्रव्यमान और त्वरण। देखो, गति वेग होता है, समय त्वरण सभी में क्या है, थोड़ा बहुत अलग अलग है। द्रव्यमान हमारा कहीं भी नहीं बदलता है। अब द्रव्यमान आपका जो पृथ्वी पे है वही चंद्रमा पे रहता है, लेकिन बाकी चीज़ें हमारी चंद्रमा पे परिवर्तित भी हो जाती हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह, अच्छा ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई कौन सी होती है? अच्छा, जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से कौन सी है वो पूछी जा रही है। तो द्रव्यमान, घनत्व, तापमान और आयतन। तो देखो, जड़त्व क्या होता है, वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु की अपनी विरामा अवस्था जो होती है या गति की अवस्था को बनाए रखने में परिवर्तन करती है, और जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, इसी को हम लोग जड़त्व कहते हैं। तो द्रव्यमान जो होता है जड़त्व मापने की इकाई होती है। 418 नंबर, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? अब द्रव्यमान का मापन अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा तो जड़त्व का कहलाया था, जड़त्व इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जा सकता है? तो जड़त्व को अभी बताया गया था द्रव्यमान में मापा जा सकता है। किस में मापा जा सकता है? द्रव्यमान में मापा जा सकता है। चलो भाई अगले की तरफ को बढ़ते हैं। अब द्रव्यमान की उसने परिभाषा पूछी है। तो देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए अदिश राशि है नहीं। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। बिल्कुल भैया, ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही इसकी परिभाषा भी होती है। 421 क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि अगर द्रव्यमान बटे आयतन होगा तो यानी कि इसका मतलब बचा, द्रव्यमान को हम लोग m से दिखाते हैं और आयतन जो होता है उसको v यानी कि वैल्यूम से कहते हैं ना, आयतन वैल्यूम होता है, तो वो हो जाएगा। और ये फार्मूला किसका बनता है? ये बनता है भाई घनत्व का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला हो गया? ये घनत्व का फार्मूला हो गया, जिसको डेंसिटी भी कहते हैं। 22 नंबर, अगर मैं इंग्लिश में कहीं पे भी कुछ गलत हो जाऊं तो आप लोग मुझे उसको कमेंट के माध्यम से सही करा दिया करें, क्योंकि देखिए मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र नहीं हूं, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। तो अगर मैं कहीं पे भी किसी चीज़ को अगर हिंदी की अगर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर इंग्लिश में मैं गलत बोल जाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बता दिया करें। 22 नंबर, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो वो तो उसका भैया घनत्व यानी कि डेंसिटी कहलाएगा। अगर किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन जो है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है, कि वो उसने कितनी जगह घेरी। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करो। अब अगर उसने यहाँ पे आपको भार उसका बता दिया है तो भार में आपको पता है नहीं, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे W बराबर आपको दे रखा है 200 न्यूटन, और अरे यार क्या ही बनना है, ठीक है, और G बराबर आपको दे रखा है उसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान हमको निकालना है, फार्मूला क्या होता है? W बराबर mg होता है, जहाँ पे ये आपको 200 दे रखा है और m दे नहीं रखा है, तो m ऐसे रखो। G जो इधर दे रखा है कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, ठीक है, और 10 इधर बटे में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से हम लोग 10 इसको हटा लेंगे, तो 10 से इसको भाग दे देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि m बराबर 20 जो है न्यूटन क्या होता है? ग्राम बटे केजी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 20 केजी आ जाएगा, कि यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है। चलो अब देखो, बल को क्या कहते हैं? बल को भाई बल को हम लोग, एक सेकंड, बल को क्या कहते हैं? F कहते हैं। त्वरण को क्या कहते हैं? A कहते हैं। हमको चाहिए क्या है? द्रव्यमान, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? F फादर बराबर माँ होता है, फादर बराबर माँ होता है, तो जिसमें हमको m चाहिए था A इसके बटे में आ जाएगा, तो वही लिखा हुआ है, तो यानी कि ये किसका द्रव्य सूत्र बन जाएगा? द्रव्यमान का। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता, तो जिसका द्रव्यमान के ऊपर कोई फर्क नहीं, क्योंकि द्रव्यमान जो है
त्वरण के मान को कभी भी गुरुत्व के माध्यम से प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए चंद्रमा पे आपका द्रव्यमान और पृथ्वी पे द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। आपके वेट में हमेशा परिवर्तन होता है। 50 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? अब वहाँ पे आपको दे ही रखा है कि ये 450 क्या दे रखा है, डब्लू। तो यानी कि डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है m और इंटू जी। तो जी आपको पता नहीं है तो क्या हो जाएगा? 450 बटे में जी आ जाएगा। जी की वैल्यू कितनी होती है? तो आप 9.8 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 9.8 रखेंगे बराबर m। यहाँ से ही हटेगा, जीरो लग जाएगा और 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी कि 5 बार जाएगा नहीं। 4 से भी नहीं जाएगा, 2 से ही जाएगा। 2 चक्कू 8, 2 ने 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, जीरो। 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये 49 से सीधे डायरेक्टली भाग दे लो। तो ये 49 से आप सीधे डायरेक्टली अगर भाग देते हैं किसको? 450 को। अरे 450 नहीं, 2250। ठीक, तो 22 है यहाँ पे, 4 पंचे 20, तो यानी 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 ज़्यादा चला जाएगा तो 4 बार ले जाएंगे। 4 चक्कू 16, यानी कि 4 नेम 36, बचेगा 3, 4 चक्कू 16, 3 19, तो 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में से 9 जाएगा 2। अब आ जाएगा 4 सत्ते 28, यानी कि 7 बार ज़्यादा हो जाएगा। 4 छंग 42, 6 नेम 54, 42 5 47 नहीं, तो यानी कि 290, तो ये जाएगा 5 बार। 5 नेम 45, 5 चक्कू 20 और 4 24, 5 4 8 में से 4 जाएगा 4, दशमलव लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। अब ये चला जाएगा 4 नेम 36, 9 बार, 9 नेम 81, 8 हासिल, 9 चौक 36, 8 42। ठीक है, तो बस हम लोगों को इतना ही लेके जाना है, तो यानी कितना मिलेगा? 45.9 kg। ये लीजिए आंसर हो गया। एक वस्तु का भार इतना है और गुरुत्वीय त्वरण इतना है, यानी कि भार अगर इतना है, यानी कि ये कितना दे रखा है हमको? भार अगर है तो ये 980, n जो है क्या दे रखा है? w, और m की वैल्यू हमको पता नहीं है, वही रख देंगे। g की वैल्यू 9.8 है, बस 9.8 को यहाँ पे बटे में कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे, जीरो लगा देंगे, ये एक बार चला जाएगा, यानी कि 100। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 kg। किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। मैंने अभी बताया, अगर आपका भार जो है पृथ्वी पे जो भी है 60 किलो है, तो चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका अगर द्रव्यमान यहाँ पे जो भी है, पृथ्वी पे जो द्रव्यमान है, आप चंद्रमा पे भी जाएं तो आपके द्रव्यमान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 429 नंबर, किसी पिंड का संवेग 50 kg ms की पावर 1 और वेग 50 मीटर पर सेकेंड है, उस पिंड का द्रव्यमान। अब देखो, उसका संवेग दे रखा है और क्या दे रखा है आपको? वेग दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। देखो, जो संवेग होता है वो होता है जो पिंड का संवेग होगा, पिंड का जो संवेग हो जाएगा वो हो जाएगा 50 kg डॉट ms की पावर -1। ठीक, इसी संवेग को क्या कहते हैं? mv कहते हैं, याद रखना। फिर उसके अलावा जो संवेग होता है, पिंड का संवेग, ये mv होता है, और mv बराबर आपको इतना दे रखा है। तो m की वैल्यू तो आपको नहीं पता है, लेकिन वेग पता है कितना, तो m इंटू 5 हो जाएगा बराबर 50 मीटर पर सेकेंड, और इधर भी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कट जाएगा, 5 से ये 10 बार चला जाएगा, कितना बचेगा? ये kg बचेगा सिर्फ, बस यही आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी? 10 kg। यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करना है। तो फादर बराबर माँ होता है, तो आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो m बराबर फादर बटे ये A आ जाएगा, बस बटे में आ जाता है, F बटे A हो जाता है।
अब देखो यहाँ से न्यूटन के गति के नियम स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जो न्यूटन के गति के जो नियम हैं ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हमको बहुत ज़रूरी और ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के द्रव्यमान नियम को दर्शाता है। अच्छा, न्यूटन के गति के पहले नियम को, पहला नियम इनर्शिया का होता है, ठीक है। कोई वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक हम कोई बाहरी बल लगाकर उसको ना रोकें, और कोई वस्तु तब तक अपने स्थान पे बनी रहती है जब तक हम उसको बाहरी बल लगा के चलायमान ना बना दें, या उसको जब तक चलने वाली कंडीशन में ना बना दें, ये होता है। देखो अब ऑप्शन देख लो, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेजी से गति आती हुई गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर लेता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च। तो उसने पहला नियम पूछा है, पहले नियम में आपको जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो बिल्कुल स्थायी तौर पर बिल्कुल एक जगह पे बना हुआ होता है, लेकिन जब जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो हमारा नीचे का शरीर जो होता है वो तो आगे चला जाता है, लेकिन पीछे का ऊपर का जो शरीर, कमर से ऊपर का जो शरीर होता है वो वहीं पे स्थापित रहता है। तो जिस वजह से जब बस चलती है तो हमें धक्का जो है पीछे की ओर लगता है, ऐसा लगता है कि हम पीछे की ओर गिर गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा जो कमर के नीचे का जो शरीर होता है वो बस से चिपका हुआ होता है सीट के ऊपर। तो बस चलती है तो हमारा नीचे का धड़ चल जाता है, लेकिन ऊपर का धड़ जो है वो जगह पे ही रह जाता है, जिसकी वजह से हम पीछे की ओर चले जाते हैं। ऐसे यही सेम चीज़ होती है ब्रेक लगने के साथ में। जब ब्रेक लगती है तो हमारा नीचे का धड़ रुक जाता है, लेकिन ऊपर का शरीर वैसे ही चला अवस्था में होता है तो वो आगे ही चला जाता है, तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। चलो 32 नंबर, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, के कारण? तो इसमें भैया कौन सा कारण लग जाएगा? मुक्त पालन, वेग, जड़त्व या आवेग। तो जड़त्व मतलब इनर्शिया। इनर्शिया का नियम ये कहता है कि जब तक कोई वस्तु को आप जगह से हिलाएंगे नहीं, कोई बाहर का प्रेशर लगा के या कोई बाहर का बल लगा के, तब तक वो वैसे की वैसे ही कंडीशन में बनी रहती है। या कोई चलती हुई वस्तु आ रही है, हम जब तक उसको रोकेंगे नहीं बाहरी बल लगा के, तब तक वो चलती ही रहेगी। तो वही है, पत्ते तब तक उसमें साथ जुड़े रहे थे जब तक वो डाल जो है बिल्कुल एक समान, बिल्कुल एक जगह पे थी, लेकिन जब हमने उसको तेज़ी से हिलाया तो हिलाने की वजह से पत्ते तो अपनी जगह पर है, डाल अपनी जगह छोड़ दी, ऊपर नीचे हो गई, तो जिस वजह से पत्ते गए टूट। चलो 33 नंबर, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है? वो कहता है कि आप जो क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। ठीक है, तो गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध रखता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर, 3 kg की पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड के वेग से एक 400 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें तो पता होनी चाहिए पहले। तो देखो, इसमें पिस्टल में आपको 180 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये तो वेग हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है? अच्छा, इतने वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तल का प्रतिघाती वेग। अच्छा, उसका प्रतिघाती वेग पूछा जाएगा, तो वो तो हमें पता नहीं है, वो तो हमें पता नहीं है कि प्रतिघाती वेग कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये लिख लेना चाहिए कि v जो होगा कि वो b ms के, यानी कि b वेग से, b मीटर प्रति वेग से पीछे हटेगी बंदूक। ठीक है, कि हमें उसका वेग तो पता नहीं बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी, तो क्या होगा कि हमें ये पता है कि पिस्टल जो है वो v मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटेगी। ठीक है, तो देखो अब इसका बंदूक का क्या, अच्छा यहाँ पे दे तो रखा है 3 kg की एक पिस्तल है, तो हमको पता है जो पिस्तल है तो उसके लिए हमने मान लिया कैपिटल M और कैपिटल V, और जो गोली होगी उसके लिए स्मॉल m और स्मॉल v दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि जितनी क्रिया लग रही है उतनी ही प्रतिक्रिया हम लोगों के हिसाब से लगती है। पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग जो है वो बराबर होगा। पिस्तल का वेग कितना दे रखा है? इसका दे रखा है 3 kg दे रखा है, इसको मीटर में बदल लो, मतलब kg दे रखा है ग्राम में बदल लो, गुणे v बराबर, अब ये m कितना दे रखा था 40 ग्राम, तो ये 40 ग्राम, इसीलिए हमने उसको भी 40 ग्राम में बदल लिया। ठीक है, ये भी ग्राम में और गुणे इसका वेग कितना था 180। ठीक है, 1 0 1 0, तो 1 0 2 0 कट गए, बचा अब 30 बटे नहीं, इधर से कितना बचेगा, तो यानी कि v बराबर कितना बचेगा 4 गुणे 18 बटे में 30, तो 6 3 18
6 पंचे 30। अब ऊपर कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12/5, तो 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, यानी कि 2.4। ये लीजिए भाई 2.4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ ये आपने देखा होगा, सारे क्वेश्चन के आंसर जो दे रखे हैं वो माइनस में दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप खुद सोचिए, जब जो गोली का संवेग होगा वो माइनस में होगा और जो पिस्टल का संवेग होगा वो प्लस में होगा, क्योंकि पिस्टल जो है वो पीछे हटेगी, जो है पिस्टल क्या है वो पीछे हटेगी तो गोली आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो वेग होगा यहाँ पे आपको इसको माइनस एम में रखना पड़ेगा, तो ये चीज़ माइनस में आ जाएगी, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और आपका आंसर भी माइनस में आ जाएगा। चलो, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो ये न्यूटन का जो गति का जो है वो दूसरा नियम कहलाता है, जिसमें फादर बराबर माँ आता है, ठीक है। क्योंकि पहला नियम जड़त्व का नियम या इनर्शिया का नियम कह सकते हैं, द्वितीय नियम जो होता है जिसको हम लोग संवेग का नियम कहते हैं, ठीक है, और जो तृतीय नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तीनों नियम आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला नियम ये जड़त्व का होता है, दूसरा नियम किसका होता है, ये संवेग का नियम होता है, और ये तीसरा नियम किसका होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। फिर देखो, गति का नियम संबंधित है किससे, तो संवेग से, क्योंकि जड़त्व का नियम तो फर्स्ट होता है। फिर न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तो आपको भी पता है कि न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है वो संवेग से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? संवेग से। लेकिन अगर आपको संवेग का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है तब क्या करोगे? देखो, तो दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच में संबंधों की व्याख्या नहीं हो सकता। जड़त्व का नियम तो ये तो फर्स्ट का हो जाता है, ठीक, और बलों के प्रभाव को समझने में सहायक ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम तो इसमें आ ही नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही काट दीजिए, बचा ये वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या होता है? तो गति का दूसरा नियम जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? फादर बराबर माँ होता है। क्या होता है? फादर बराबर माँ, जो कि ये दे रखा है, और यही आंसर आपका सही हो जाएगा। समीकरण फादर बराबर माँ को न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र कहा जाता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। फादर बराबर माँ जो है, ये तो मेरे टीचर जो थे फिजिक्स के, वो पढ़ाते थे ऐसे इस तरीके से कि फादर बराबर माँ, तो F बराबर ma याद रहता था ऐसे करके। तो क्या होता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या। तो देखो, जब गेंद हमने उस पर मारी और गेंद हमारे पास वापस आ गई, तो गेंद ने एक क्रिया की दीवार पे, तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में उसको वापस फेंक दिया, तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और ये तीसरा नियम कहलाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप लगा देंगे। क्या हो जाएगा? बल एक ही निकाय का लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बिल्कुल सही, वो अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। 42, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, ये तो आपको पता है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? गति के न्यूटन के 3 नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसे गति ना दी जाए, और कोई गति की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसको रोका ना जाए। ये गति का पहला नियम है और इसी को इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम है, यदि कोई वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो संवेग परिवर्तन बल की दिशा में जो है होता है। अब तृतीय नियम क्या होता है? अगर किसी वस्तु प्रक्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के नियम कितने हैं? तो 3 हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। पहला नियम जड़त्व का, दूसरा नियम संवेग का, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है। चलो 44 नंबर,
न्यूटन के गति नियमों की प्रकाशन की किस वर्ष हुआ था, प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखो तो 1678, 1778, 1787 और 1687, दो ऑप्शन देके आपको इन्होंने बहुत कंफ्यूज किया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूटन ने जो गति के जो नियमों को प्रकाशित किया था वो 1687 में किया था। 3 नियम दिए थे, तीनों नियम मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। चलो, गति का जो प्रसिद्ध नियम किसने दिया, तो भाई न्यूटन ने दिया है। एक निकाय में के संवेग में परिवर्तन की दर उसके जो समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है ये पूछा जा रहा है। तो जो उस पर लगाया गया बल होता है उसके समानुपाती होती है, तो यहाँ पे लागू बल लिखा हुआ है, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। अब गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है, तो गति का भाई दूसरा जो नियम होता है वो आपको ये बताता है कि जो उसका जो संवेग की परिवर्तन की जो दर होगी उस पर लागू बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या कह सकते हैं फादर बराबर माँ होता है, एफ बराबर एम ए होता है, ये भी उसके नियम में आता है। चलो देखते हैं, किसी प्रत्येक वस्तु स्थिर या समान गति की अवस्था कि में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया में इस अवस्था में बदलाने में मजबूर नहीं किया, यानी कि ये तो पहला नियम इनर्शिया का बता रहे हैं। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति से में गतिमान होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, हाँ, व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखते हैं, किसी वस्तु की गति की परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होती है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 47 में आपको क्या आंसर मिल जाएगा, चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। अच्छा, बिल्कुल ये तो बात सही है कि वो पीछे की ओर भाई झटका, लेकिन एक चीज़ रुको जरा, सही से पहले चारों ऑप्शन पढ़ लें फिर ऑप्शन का आंसर दें, क्योंकि बाद में हो जाते हैं गलत। कौन सा कथन गलत है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। अच्छा, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद होता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। हाँ, ये देखो सही है, आगे की ओर झटका लगता है। बस रुकती है तो बस रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर चलने अवस्था में होता है तो वो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है पीछे की ओर, नहीं, बस जब चलती है, स्टार्टिंग करती है, तब हम पीछे की ओर झुकते हैं। 1 kg गुणे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, उसको तो न्यूटन कहा जाता है। भाई ये तो बहुत बार बताया कि 1 kg 1 मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर अगर लिखेंगे तो वो क्या बना देता है, 1 न्यूटन बना देता है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। देखो, अगर हम अपने हाथ को एक ही स्थान पे बिल्कुल जकड़ के रख देंगे, पीछे की ओर नहीं ढकेलेंगे, तो क्या होगा, गेंद आएगी, उससे टकराएगी और क्रिया प्रतिक्रिया के साथ का नियम लगेगा, आपके हाथ के साथ वो प्रतिक्रिया करेगी और गेंद उछल जाएगी, तो गेंद आपकी कैच छूट जाएगी। तो वहाँ पे आपको क्रिकेट खेलने के लिए भी नियम चाहिए, वो भी फिजिक्स लगानी पड़ेगी कि अगर आपको गेंद पकड़ते हुए पहले हाथ को गेंद के साथ में ऊपर से नीचे तक लेके आइए, जिससे आप उसकी गति के साथ कुछ दूरी तक अपना हाथ को है मैच करा सके, तो जिससे गेंद आपके हाथ में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ना लगा सके। इसको जो कह सकते हैं कि उसका जो दबाव होता है उसको कम करने के लिए हम गेंद की गति के साथ में हाथ ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ी दूर तक लेके आते हैं, जिससे गेंद को पकड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी गति के साथ हम लोग काम करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया कर नहीं पाती है गेंद, अपनी क्रिया के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है, और क्या होता है, आराम से कैच को पकड़ा जा सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि गेंद जिस गति से आ रही होती है, हम अगर हाथ को अगर थोड़ा पीछे करके करते हुए गेंद को पकड़ते हैं तो हमें उसका वजन का या गति का कम एहसास होता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। क्योंकि वह घबरा गया है, नहीं। क्योंकि इसे गेंद का लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ये भी नहीं। क्योंकि वह लंबे समय तक, क्या लिखा हो, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसमें इससे उसे सतर्कता मिलती है, नहीं। हाँ, ये सही हो जाएगा, क्योंकि वो कम बल का अनुभव करेगा, हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा तो उसके साथ स्पीड उसकी मेंटेन हो जाएगी और उसको कम दबाव का एहसास होगा। मैंने आपको वही बताया था। खैर चलो, हमारे जो क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चंस वो आज यहीं पे समाप्त होते हैं। न्यूटन के नियम हम लोगों ने किए हैं आज, और ऐसे ही आगे अभी तो न्यूटन का नियम ही चलेगा, क्योंकि न्यूटन का नियम तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ है। और न्यूटन के नियम के बाद में आपको यहाँ पे हम लोग बल पढ़ेंगे, जिसमें फोर्स के बारे में होगा। तो कल आप लोग फोर्स भी थोड़ा सा पढ़ के आएँ, तो आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो समझने में आसान रहते हैं, क्योंकि अब हम लोग गति के तीसरे नियम 1 2 3 नियम पे हम लोग यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।
ठीक है, चलो आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी PDF आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा।